नमस्कार, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने दिशा चैनल और आपके अपने प्रिय कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, जहां पे निरंतर हमारी चर्चा बनी हुई है 9 ग्रहों को लेकर के। एक एक ग्रह के बारे में बारीकी से आपको बताया जा रहा है कि हर ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर्स निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पे किए जा रहे हैं फ्लैश। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे आप सभी का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करते हुए, आप सभी के हित को ध्यान में रखते हुए सटीक उपायों को बताने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। लगातार अलग अलग ग्रहों को बढ़ाते हुए, बात करते हुए आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के ऊपर। और राहु के लिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जो अब तक मैं भी जानती हूँ और लोग सुनते आए हैं। अगर किसी के लिए कह दिया जाए राहु तुम्हारे भारी है या राहु सही नहीं है, तो हर तरह की मुसीबतें आ सकती हैं, लीगल एक्शंस हो सकते हैं, एलिगेशंस लग सकते हैं। एक्चुअली में राहु क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। देखिए, राहु से इतना भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि लीगल एक्शंस करवाएगा या आपको भ्रमित कर देगा। देखिए, जब आपकी पत्रिका में कोई भी ग्रह खराब होगा तो निश्चित तौर पर वो अनिष्ट करेगा, क्योंकि वो आपके कर्मों का ही फल है कि जिसके स्वरूप वो आपकी पत्रिका में वो खराब दिखाई देता है या वो खराब स्थिति में है या अपनी नीचस्थ या शत्रु राशि में है। अब राहु की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम राहु की नेचर को समझें। राहु एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह होने के कारण इसका प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं है, ये छाया से बनता है। अगर हम ये कहें कि पृथ्वी की छाया जो है जब चंद्रमा पे पड़ती है या हमारी पृथ्वी के साउथ पोल को हम देखते हैं तो हम राहु मान लेते हैं। और राहु अक्सर ये कहा जाता है कि राहु ने ग्रहण लगाया, तो राहु ग्रहण कब लगाता है? जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ जाती है, तो यानी कि वह राहु है। अगर देवताओं की कथा अनुसार हम मान लें कि जब देवताओं में अमृतपान हुआ तो एक राक्षस ने, राक्षस ने अमृतपान कर लिया, जिसका सिर काट दिया गया, तो सिर बना राहु और धड़ बना केतु। अब इस स्थिति में एक बात समझने योग्य है कि राहु यहाँ नेचर क्या अडॉप्ट करता है, क्योंकि एक राक्षसी ग्रह है तो निश्चित तौर पर ये उद्दंडी है, थोड़ा सा ये क्रूर ग्रह हैं। पर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर राहु आपकी पत्रिका में उच्चस्थ हैं तो नीतिवान होंगे आप, कूटनीति में आपको बहुत पारंगत कर देगा। साथ में ही यहाँ पर एक चीज़ और देता है, राजनीति का पूर्ण ज्ञान। और साथ में सबसे बड़ी बात आती है सामाजिक व्यवस्था में अपने आप को एडजस्ट करने की या अपने आप का सामंजस्य बनाने की जो एक नीति होती है, राहु वो देता है। राहु हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें देता है। राहु जब बली होगा तो निश्चित तौर पर शरीर के अंदर एक स्फूर्ति बनी रहेगी या कहें एक एनर्जी बनी रहेगी, सुस्ती कम आएगी। अगर राहु खराब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आपके शरीर में सुस्ती बनी रहेगी या आलस्य बढ़ जाएगा। जब राहु की महादशा आती है 18 वर्ष की दशा में, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने की क्या आती है कि राहु के निरंतर एक प्रभाव से व्यक्ति आलस्य में आ जाता है, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है या नींद उड़ जाती है। दोनों में से एक चीज़ ये जरूर करेगा कि या आपका राहु खराब होगा तो नींद उड़ा देगा, और बहुत अधिक प्रभाव में होगा तो निश्चित तौर में ये नींद बढ़ा देगा। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ राहु देता है स्वास्थ्य संबंधित वायु विकार, खास तौर पे पेट से जुड़े हुए वायु विकार ये जरूर देता है अगर पत्रिका में ये कहीं खराब होकर आप पर प्रभाव देता है। राहु का जो रंग है वो नीला है। अब ऐसी स्थिति में एक बात समझने योग्य है कि राहु प्रभाव कैसे कैसे देता है हमारे शरीर पर या हमारे मस्तिष्क पर। राहु हमेशा ही आपकी दृष्टि में एक चीज़ बना देगा कि आपको भ्रमित कर देगा। जैसे निधि जी ने भी कहा कि राहु भ्रमित करता है, तो निश्चित तौर पर जब राहु खराब होगा, क्योंकि एक छाया ग्रह है, सृष्टि में एक ही चीज़ है जो सबको छुपा सकती है, वह है अंधकार। तो जब पर मस्तिष्क पे अंधकार छाएगा तो सारे रिश्ते, नाते, संबंध, सारा ज्ञान उस अंधकार में छुप जाएगा। एक पुत्र अपने पिता को थप्पड़ मार देता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि पिता पुत्र के संबंध वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ बुद्धि पर ये छाया छा जाती है, या कह लीजिए ये अंधकार छा जाता है कि ये मेरे पिता हैं। और एक पति जब अपनी माता के साथ में अपनी पत्नी के लिए लड़ बैठता है तो वहाँ क्या होता है, समझ में आता है कि एक माता पिता के संबंध में यहाँ पत्नी का जो संबंध है वो ऊपर उठा और ये अंधकार मस्तिष्क में छाया कि ये आपकी माँ है। और ये संबंध इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं, उस समय समझ में आता है कि यहाँ कौन खेल रहा है। यहाँ तक कि कई बार देखने को मुझे मिलता है कि लग्न में अगर राहु बैठा हुआ है और वो अपनी शत्रु राशि में है और उसकी
दशा चल पड़ी है तो निश्चित तौर पर सप्तम में केतु है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा पत्रिका में आप कभी भी उठा के देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में ये 180 डिग्रीज पर हमेशा रहते हैं, आमने सामने होंगे। कभी भी ये राहु केतु एक साथ नहीं होंगे या अलग अलग भावों में नहीं बैठे होंगे। ये बिल्कुल, अगर एक लग्न में है तो दूसरा सप्तम में है, एक चतुर्थ में है तो दूसरा दशम में है। राहु ही काल सर्प योग निर्मित करता है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु अक्षांश पे रहते हैं। जब आमने सामने रहते हैं और इनके मध्य में बाकी 7 ग्रह आते हैं तो निश्चित तौर पर वो काल सर्प योग निर्मित करते हैं। और काल सर्प योग की इतनी भ्रांतियां हैं, इतना ज़्यादा भयभीत होता है व्यक्ति इस राहु की वजह से ही कि हम समझ नहीं पाते। कई लोग तो इसका खंडन भी करते हैं कि काल सर्प नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और कई लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। मेरे माने काल सर्प योग सिर्फ एक काम करता है कि आपके ग्रहों का प्रभाव को क्षीण कर देता है, अगर वो नेगेटिव रूल में है। अगर वहाँ पॉजिटिविटी है, राहु आपके मित्र राशि में है, तो निश्चित तौर पर आपको उच्च फल देगा। काल सर्प योग की पत्रिकाएं हमने अनेकों देखी हैं, जिसमें एक हम देखें, अगर लिटिल मास्टर हम देखें सचिन तेंदुलकर की पत्रिका, तो उनकी पत्रिका में काल सर्प योग है। जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका में काल सर्प योग है। ऐसे बहुत अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी पत्रिका में काल सर्प योग है, और इससे भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये जानना की ज़रूरत है कि हमारी पत्रिका में राहु की क्या स्थिति है, उसके बाद ये आकलन करें कि वो खराब है या ठीक है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो लक्षण आपने बताए हैं वो अगर रोजमर्रा के जीवन में हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम बहुत हद तक समझ सकते हैं कि राहु हमारा ठीक है या नहीं है। राहु के बारे में कई सारी चर्चाएं ऐसी हैं जो आपके हित के लिए, उनको जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे बिहार से संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, कार्यक्रम में अभिनंदन आपका। जिनके लिए सवाल है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। हाँ आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी, बताएं। तो हमको अपने लड़के के बारे में पूछना, उसकी जन्म तिथि है 10 जनवरी 2001। 10 जनवरी 2001, समय बताएं। रात का 8:35, रात्रि के 8:35, और जन्म का स्थान भगुआ, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। भगुआ जी, क्या सवाल है आपका उनके लिए? नाम क्या है बेटे का? हिमांशु अग्रवाल नाम है, और इसके बारे में पूछना कि इसकी बॉडी ग्रोथ नहीं हो रही है और आगे की पढ़ाई कैसी होगी इसकी। बॉडी ग्रोथ नहीं हो रही है और उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी? बिल्कुल, जब तक आपकी कुंडली का विवेचन किया जा रहा है, मैं यहाँ पे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, अगर आप डिटेल में किसी भी समस्या के समाधान के लिए, कुंडली बनवाने के लिए या फिर कुंडली आकलन के लिए आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो आप सभी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। नंबर्स कार्यक्रम के दौरान निरंतर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका है और लगन में जो सूर्य की स्थिति हम देखते हैं लगन के स्वामी की, तो वो केतु के साथ बैठा हुआ है। अब केतु के साथ जब सूर्य निर्मित हुआ तो ग्रहण दोष बना। अब ग्रहण दोष की स्थिति में निश्चित तौर पर सूर्य जब लगन का स्वामी, जब भी लग्न पीड़ित होगा तो आपके व्यक्तित्व का, आपके शरीर का गठन या जो कहें जो प्रोग्रेस होनी है वो निश्चित तौर पर रुक जाती है। जैसे आपने कहा वृद्धि नहीं कर रहा है उस तरह से, जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा करता है उस तरह नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण क्या है? लग्न के पीड़ित होने का। दूसरी बात यहाँ अगर हम देख लें कि यहाँ पर दशा चल रही है शनि की और अंतर चल रहे हैं बृहस्पति के। अब शनि की स्थिति भी देख लें तो बहुत सुंदर होगा। दशम भाव में बैठे हैं, बहुत ज्ञानी और बहुत समझदार बच्चा है, फ्यूचर में ये बहुत नाम करेगा आपका। दूसरी चीज़ है यहाँ पर अगर हम देखें चंद्रमा की स्थिति, राशि कर्क है और चंद्रमा द्वादश में बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में बच्चा चंचल भी होता है और बहुत खर्चीला भी होता है। अब स्थिति में करना क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण उपाय इनको करना चाहिए। एक तो ये केसर का तिलक इस बच्चे को जरूर करें, अगर ये बच्चा खुद करे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, नित्यपति सूर्य को जल दे, सूर्य की आराधना करे। अगर सूर्य का एक मंत्र ओम सूर्य घृणाय नमः, अगर ओम सूर्य आदित्याय नमः, इस तरह के किसी मंत्र का भी जाप करते हैं और उस तरह से अर्घ देते हैं, सूर्य को अपने सिर से ऊपर करते हुए और अर्घ दें। और निश्चित तौर पर अगर एक छोटा सा उपाय कर लें, इस समय तो ये कर भी सकते हैं क्योंकि अब बैसाख शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये लाभ देगा। सूरजमुखी के 7 पौधे घर के अंदर लगा दें और उनको इस बच्चे द्वारा जल दिलवाएं। नित्यपति उन सूरजमुखी के फूलों का दर्शन करें तो ये सूर्य बलि भी होगा और साथ में ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस भी करेगा। जी, आपको उपाय बता दिए गए हैं, शीघ्र करें और उनसे लाभान्वित और अपने फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाएं। बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से कुसुम जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कुसुम जी, कार्यक्रम में अभिनंदन आपका। बताएं क्या सवाल है और जिनके लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी, बोलें। आचार्य जी 1976 हरदोई का जन्म है और समय शाम 1976 हरदोई। अब समय बताएं। जी समय शाम को 5 से 6 के बीच का। आचार्य जी हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, इसमें हम सरकारी नौकरी चाहते हैं, हमें कब तक सफलता मिलेगी? हमने बीएड को फॉर्म डाला, इसमें हम सफलता चाहते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत फास्ट बोल रहे हैं, कृपया सांस ले लीजिए बीच में। टीचिंग लाइन में हम जाना चाहते हैं, उसके लिए पूछना चाहते हैं कि इसमें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी?
और बीएड का हमने फॉर्म डाला है जी। 1/9/76 हरदोई और 5 से 6 शाम का समय है, कंफर्म नहीं है समय। 1/9/76 हरदोई 5 से 6 के बीच। टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? टीवी स्क्रीन पे निरंतर आप सभी की समस्याओं के लिए आचार्य जी के नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी की समस्या के समाधान के लिए सिद्ध अभिमंत्रित ऑयल्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं आचार्य जी के नंबर्स पे। नंबर्स हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ पत्रिका में जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आपकी वाणी से भी प्रदर्शित हुई, जिससे मैं भी प्रभावित हुआ कि आप इतनी निरंतर स्पीड से बोल रही थी कि हमें समझ में ही ना आया कि आप क्या चाहती हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या बताया। यही गलतियां आप जीवन में भी कर रही हैं, जल्दबाजी करना। जो भी व्यक्ति जल्दबाजी करता है वो दो चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, एक तो अपने से आगे चलने वाले को और एक अपने साथ चलने वाले को। वो हमेशा भूल जाता है। वो जल्दबाजी में इस तरह से बढ़ता है कि वो संबंधों को भी तनाव में लेता है और खुद भी तनाव में रहता है। अब यही स्थिति आपके साथ है। आप गवर्नमेंट जॉब तो चाहती हैं, पर उस समय में, उस स्थिति में ये भूल रही हैं कि आप कहाँ पर हैं, आपका अपना व्यक्तित्व कहाँ है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पत्रिका के माध्यम से देखें, धनु लगन की पत्रिका है और लगन का ही स्वामी, जैसे मैंने पहले बताया, अगर लगन पीड़ित होगा निश्चित तौर पर समस्याएं बढ़ेंगी। बृहस्पति यहाँ षष्ठम भाव में है, वृषभ राशि में, तो निश्चित तौर पर यहाँ ज्ञान का थोड़ा सा अभाव भी मुझे दिखता है। दूसरी बात यहाँ दिखती है कि दशम भाव में मंगल बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं। मंगल और शुक्र दोनों ही पीड़ित हैं क्योंकि वह अपनी शत्रु राशि में है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आपके लिए ये कष्टदायी हो जाता है। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब आपने कहीं रिश्वत देकर या किसी तरह से ज़बरदस्ती अप्रोच लगा के ले भी ली तो निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी। और एक चीज़ ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है, द्वादश चंद्रमा है तो फेक डॉक्यूमेंट्स का कभी प्रयोग मत करिएगा। कहीं पर भी अक्सर हम देखते हैं, कई बार जॉब पाने के लिए लोग ऐसा कर बैठते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं और यही बाद में पकड़ में आते हैं और उसके बाद वह नौकरी भी जाती है और हम कलंकित भी होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ नीचस्थ हुए हैं, वो भी द्वादश में, तो निश्चित तौर पर ये समस्या आपके सम्मुख आएगी। तो इस जल्दबाजी की स्थिति में ये गलती ना कर बैठिएगा, कहीं और भी लेट ना हो जाए। तो इसलिए संयम रखें और धैर्य से कार्य करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह आपके भाग्य में अगर गवर्नमेंट जॉब है तो दे और नहीं है तो ना दे। ज़बरदस्ती नहीं चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती ली हुई कोई भी चीज़ निश्चित तौर पे कष्टदायी होती है। प्रेम से मिला हुआ कोई भी चीज़ या कोई भी फल आपके लिए हमेशा सुखदायी होगा, मीठा होगा, अन्यथा वह कष्टदायी होगा। इसलिए अपनी प्रार्थना, अपनी विनती को, दर्शकों यह सबसे ही मेरा अनुरोध है, वह चीज़ रखें जो आपको लगता है कि आप उसके लायक हैं या आपको वो इजीली मिल सकती है। इस तरह से ज़बरदस्ती उस परमात्मा के पीछे पड़कर जब आप कोई चीज़ ले लेते हैं और उसके बाद उससे जब दुख मिलते हैं तो आप बाद में ये कह उठते हैं, कहते हैं इससे अच्छा तो हमें ना मिली होती। क्योंकि अक्सर जैसे हम देखते हैं, कई बार हमें लड़के की बड़ी लालसा होती है। माताएं बहनें हमारे पास आती हैं, लड़का कैसे होगा आचार्य जी, कुछ भी करिए, कोई उपाय बताइए, लड़का हो जाए। और जब वो लड़का हो जाता है और वही लड़का कष्टदायी हो जाता है, वही गाली गलोच करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तब हम यही प्रार्थना करते हैं इससे अच्छा तो मैं बांझ रह जाती, ये ना होता तो अच्छा था। तब ये याद आती है कि ये मांग मांग के लिया तभी इतना दुख हुआ। अगर ना मांगा होता, प्रेम से मिली होती, जय वो एक कन्या ही मिलती होती, वो यशस्वी बनाती। क्योंकि आज अगर हम देखें, देश में सबसे ज़्यादा अगर पासिंग मार्क्स की कंडीशन की बात करें तो लड़कों की है, और अगर डिवीज़न की बात करें तो लड़कियों की है, और अगर नाम रोशन करने में देखा जाए तो लड़कियां आज लड़कों से आगे हैं। इस स्थिति को अगर समझना है तो ये लालसा भी त्यागनी होगी, ये मांगने की जो प्रथा चली है इसको भी छोड़ना होगा, अन्यथा हम हमेशा कष्टों में रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, मरने कटने को तैयार हुए बैठे हैं लोग, और ये भूल जाते हैं कि प्राइवेट वाले भी तो रोटी खा रहे हैं। खाली गवर्नमेंट की लालसा क्यों है? क्योंकि एक मन में आशा बनी हुई है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, फिर उसके